सो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है इस चीज की कि क्राइसिस एस्केलेशन को रोका कैसे गया, तो उसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 60s के अंदर हुई थी बिटवीन यूएस एंड रशिया, वो इसकी सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल दी जाती है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर थे, दोनों के पास मिसाइल्स थी और दोनों के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टेट पहले हमला कर देती तो सिर्फ बदला लेने के लिए पहली स्टेट जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकती थी विद न्यूक्लियर वेपन्स, which is why the Cuban Missile Crisis got resolved, although it came very, very dangerously close to an all-out war. लेकिन ultimately कुछ हुआ नहीं। एंड उस जमाने में ये कहा गया कि जिन the nuclear bomb is much better at instilling peace and stability in the world than UN ever could be, because it acted as an amazing deterrent between two, मतलब एक तो फिर इसी वजह से वहां से इस जमाने से फिर प्रॉक्सी वॉर्स की गेम स्टार्ट हुई कि जो दो हरीफ आपस में डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे वो दूसरी पावर जो दूसरे ममालिक के थ्रू वॉर्स वहां पे शिफ्ट हो गए। सो देन बिगेन द एज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स कि जोन से भी दो रिवायती हरीफ थे वो आमने सामने तो नहीं हो सकते, तो कोवर्ट ऑपरेशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर्स, प्रॉक्सी वॉर्स एंड सपोर्टिंग ओवर्टली और कोवर्टली डिफरेंट ग्रुप्स। फिर इसमें टेररिस्ट फंडिंग भी आ जाती है, फिर वही वाली बात कि वन मैन्स टेररिस्ट कुड बी अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो फिर नाउ कॉन्फ्लिक्ट जो है अब मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट वो है लो इंटेंसिटी। दैट मीन्स कि ऑल आउट वॉर बहुत मुश्किल से ब्रेकआउट होगा, क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ऑफिशियली, और जो आपके लास्ट नोन पॉसिबल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जैसे कि कोरियन वॉर है और जैसे कि वियतनाम की क्राइसिस थी, और फिर अल्टीमेटली जो अब हाल हुआ है यूएस का अफगानिस्तान से, देयर इज नो विनिंग सच वॉर्स। गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला टैक्टिक्स को इम्प्लाई करने वाला कोई भी आपका एनिमी जो है उसको मुकम्मल हराना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो आपसे कोई एक फेयर फाइट तो कर नहीं रहे और ना ही कोई फेयर एडवांटेज यहाँ पे मौजूद है। ऑब्वियसली बिकॉज अगर एक हरीफ के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, ड्रोन्स हैं, एंड विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बीइंग पुश्ड इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन, तो क्या वजह है कि न्यूक्लियर होने के बावजूद भी वो अफगानिस्तान में हार गए? बिकॉज जो वॉरफेयर था वो टैक्टिकल था, गुरिल्ला अटैक्स थे, यानी कि थोड़े थोड़े देर बाद एक हमला करते थे सिविलियंस पे या टारगेट सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर तालिबान। सो अब ऑल आउट वॉर तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। जैसे अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में भी वॉर फुल फ्लेज अब नहीं हो सकता। यही होगा कि जी बॉर्डर पे फायरिंग हो जाएगी, फला एयर स्ट्राइक कर दी हमने, ये कर दिया उन्होंने, ये कर दिया फला ये कर दिया। दिस इज द मैक्सिमम दैट इट कैन एक्चुअली गो टू बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। Even a country with nuclear powers will never use nuclear weapons now in the current climate modern world on another country which doesn't have nuclear weapons. वो वैसे हमला शायद कर दे, लेकिन क्योंकि रेडिएशन पॉइजनिंग से लेके क्लाइमेट डैमेज से लेके एंड उस रीजन के डैमेज में, क्योंकि अगर आप एक स्टेट के ऊपर बॉम्ब गिराते हैं, फॉर एग्जांपल ईरान के अंदर अगर गिरा भी देता है यूएस न्यूक्लियर वेपन, तो वो डैमेज करेगा पाकिस्तान को भी और हर नेबरिंग कंट्री, क्योंकि जो कैपेसिटी है अब न्यूक्लियर वेपन्स की वो आपकी जमीन को बर्बाद कर देगी, बंजर करने की कैपेसिटी है। रेडिएशन पॉइजनिंग विल रूइन द इंटायर कंट्री और उस जमीन को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। अब जैसे आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड शर्नोबिल। इट्स ऑन व्हाट यू कॉल इट, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। एंड अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि एक दिन का, 2 दिन का या इवन 50 साल का नुकसान भी कम है, टाइम कम है टू रियली सी के रिकवरी फ्रॉम समथिंग लाइक रेडिएशन पॉइजनिंग या रिकवरी फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट इश्यूज। शर्नोबिल का जो एक्सीडेंट था, जो कि रशियन एक फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो आपको बताती है कि ये वेपन इटसेल्फ डेंजरस कितना ज्यादा है, कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस इट्स यूज कैन बी डिफेंडेड और इम्प्रूव्ड अपॉन। और उसी तरह ये बात की जाती है कि कुछ जो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अपनी सेफ्टी की हद तक तो उनको रख सकते हैं कि उनका इस्तेमाल का थ्रेट जो है वो उनको पीस दे रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पीस थ्योरी, कि क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हैंसफोर्थ इनकी लड़ाई नहीं हो सकती और पीस हो। ऑल्दो इसके ऊपर काफी एतराजात होते हैं और जो लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं
कि न्यूक्लियर वेपन जितने ज्यादा होंगे और मटेरियल जितना एक्सेसिबल होता जाएगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि टेररिस्ट और वायलेंट ग्रुप्स जो हैं वो इनको हथिया लें और इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज शुरू कर दें। अच्छा जी, अब जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर डेटरेंस है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एज आती है, एक बात आती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड सेकंड यूज पॉलिसी। फर्स्ट यूज पॉलिसी एग्रेसिव है, जो कि पाकिस्तान की है। इट स्टेट्स के भाई हम डिफेंस करने का वेट नहीं करेंगे, हम पहले एक गो में अगर हम पे कन्वेंशनल अटैक भी होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की ये पर्टिकुलर पॉलिसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके इसलिए भी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से साइज में और कन्वेंशनल वॉरफेयर में नंबर्स में हमें काफी बुरी तरह आउट नंबर करते हैं, बिकॉज हम उनको वैसे कैचअप नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज हमारी पॉपुलेशन या रिसोर्सेज उनके कन्वेंशनल वॉर के अंदर सस्टेन नहीं हो सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इंडिया चाइना की है सेकंड यूज पॉलिसी। दैट मीन्स कि उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि उन पे कोई हमला करे तो वो पलट के जवाबी कार्रवाई में बदलतन उन पे हमला कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज ने ये कहा हुआ है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अगर कभी इस्तेमाल करेंगे। अब वही वाली बात यहाँ पे और ये हुई भी है कि जी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के प्रिवेंटिव नेचर ऑफ फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक दैट वुड डेवास्टेट बोथ पार्टीज इन न्यूक्लियर वॉर। अब डेटरेंस के साथ जो प्रॉब्लम आती है कि आप वो कैसे आप क्रेडिबली थ्रेटन करें मिलिट्री एक्शन और न्यूक्लियर एक्शन डिस्पाइट इट्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल के अगर आपने वाकईतन किसी पे हमला कर लेना है तो आप उसको हमले को कंट्रोल कैसे करेंगे, उस न्यूक्लियर अटैक को कंट्रोल कैसे करेंगे, नोइंग फुल वेल कि सारी पार्टीज को पता है कि एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कितना डेविस्टेटिंग है और लाइफ, लैंड, प्लांटेशन, एनवायरमेंट का जो नुकसान है वो तो इररिपेरेबल। सो अब व्हाई डू स्टेट्स एक्चुअली गो न्यूक्लियर? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जी स्टेट सर्वाइवल थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट। जॉन मेयरशाइमर ने ये कहा था कि जी स्टेट्स जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही हैं, दुनिया में एनार्की है और द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ एनार्की, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ और ऑर्डर, बट जो ताकतवर है उसकी सर्वाइवल गारंटीड। सो यानी कि इसके अंदर ये बात की जा सकती है कि जो कोल्ड वॉर के शुरू दिनों में क्योंकि रशिया को पता था कि उनकी आइडियोलॉजी और उनकी इन्फ्लुएंस यूएस से बहुत डिफरेंट है और फ्रॉम फॉर फियर दैट यूएस वुड अटैक देम आल्सो बिकॉज इन रिसेंट पास्ट उन्होंने जापान पे हमला किया था, तो दे आल्सो वेंट न्यूक्लियर। सो ये समझा जा सकता है कि एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स हैव प्रोटेक्टेड दीज स्टेट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एग्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स। फिर इसके अलावा क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं? दूसरी जी नेशनल प्रेस्टीज थ्योरी एक है और फिर एक ग्रेट पावर थ्योरीज है। कि एक और रीजन ये है कि कई ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं तो वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए हासिल करना चाह सकते हैं ताकि उनकी पावर में इजाफा हो या नेशनल प्रेस्टीज में हो गए वो भाई वाह इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पर्टिकुलर नेशनल प्रेस्टीज वाली जो लॉजिक है ये यूजली नॉर्थ कोरिया पे लगाई जाती है। मैंने बुक किताबों के रेफरेंसेस दे दिए मैं, दिस वाज सेड बाय ओनील इन हिज बुक इन 2006 कि नॉर्थ कोरिया की जो उन्होंने पुल आउट था फ्रॉम द एनपीटी एंड फॉलोड बाय किम योंग उन का जो सारा कौन था कि जी हम मिलिट्री और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करेंगे ताकि हम दुनिया में कहीं पे भी फायर कर सके। सो दिस पर्टिकुलर थ्योरिस्ट ओनील सेड कि जी मतलब he is saying this because he wants to show to his military, his citizens and the world that North Korea can defend itself and that nobody can dare attack North Korea. So ये नेशनल प्रेस्टीज, ऑल्दो इसको कई लोग वंस अगेन डिनाई करते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने भी सर्वाइवल टैक्टिक यूज किया क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है और वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत सिवियर हैं और डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो उनको लगता है कि जी इन तीन चीजों की बेस के ऊपर उन पे हमला किया जा सकता है। और हमें पता है कि जी नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत बुरी सैंक्शंस इकोनॉमिक और इट इज अ वेरी क्लोज्ड कंट्री और वहां पे एक्चुअली बहुत कम एविडेंस ऑफ नॉर्थ कोरिया यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट। फिर अनदर थ्योरिस्ट कॉल्ड मार्गरेट गोइंग 74 में सेड कि जी ग्रेट पावर स्टेटस जो है वो भी हो सकती है वजह इन ट्राइंग टू गेन
न्यूक्लियर वेपन्स। अब उसमें ये एग्जांपल की कि जो फिनोमेना ऑफ पास्ट पावरफुल स्टेट्स, यानी कि जैसा फ्रांस और यूके जो है उनको बड़ा सिवियर फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एंड उनकी पावर काफी रिड्यूस हो गई, एंड यूएस इमर्ज्ड एज दिस न्यू लीडिंग वर्ल्ड पावर, और उसमें एक बड़ा कॉज जो है उनकी न्यूक्लियर वेपनरी का भी था। और फिर ऑब्वियसली जब नेटो बना एंड यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट भी हुई इवेंचुअली, तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अपने उस स्टेटस को, अपने पास्ट उस स्टेटस को कि जी हम भी कभी ग्रेट पावर्स थे, बोथ फ्रांस एंड यूके वर ग्रेट पावर्स एट वन पॉइंट, तो उस स्टेटस को रिटेन करने के लिए स्टेट्स जो हैं, पुरानी पावरफुल स्टेट्स गेन करना चाहेंगी न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमें पता है कि यूके और फ्रांस ने दे वर क्लोजली फॉलोड 60s तक, बोथ ऑफ दी स्टेट्स वर न्यूक्लियर। एक वजह ये भी थी कि दे थॉट दैट यूएस हैड टू मच कंट्रोल ओवर नेटो, और ये भी उनको इशू था कि जी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फीलिंग पावरलेस अगेंस्ट यूएस, ये अब बात हम कर रहे हैं यूके की और फ्रांस की, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने इसलिए डेवलप किया ताकि ये ना हो कि यूएस कभी भी गेन्स मोर पावर और फुटिंग देन दे डू, मतलब अपने आप को पावरलेस फील कराने से बचाने के लिए।